जोरदार धमाके के साथ पलक झपकते ही जमींदोज हुआ ट्विन टावर। 13 साल में बनाई गई इमारत चंद सेकेंड में हुई ध्वस्त। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम। सीएम धामी ने शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर का लिया आशीर्वाद। सीएम धामी ने कई मुद्दों पर की बातचीत। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने लोगों से की मुलाकात। सीएम धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का कार्यक्रम मन की बात को सुना। पीएम मोदी का सीएम धामी ने जताया आभार। पीएम मोदी ने मन की बात में पहाड़ी अंजीर का जिक्र किया। देहरादून में बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर की गई चर्चा। बाल विकास मंत्री ने समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। ग्रामीण पहुंचे बनबसा स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय। ग्रामीणों ने सीएम धामी का जताया आभार। अतिक्रमण से बंद किए गए रास्ते को सीएम धामी के निर्देश पर खुलवाया गया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और इसी दौरान सीएम धामी ने हरिद्वार कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे वो, और जहां सीएम धामी ने शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत समाज से उनका गहरा नाता है और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं वो। सीएम ने आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार नए प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। वहीं भर्ती घोटाले पर सीएम ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जितना भी बड़ा रसूख वाला व्यक्ति होगा उसे जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यह भी कहा कि आज मैं हरिद्वार स्थित शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर का आशीर्वाद उन्होंने लिया, क्योंकि संतों से मेरा गहरा नाता है और मैं समय समय पर संतों का आशीर्वाद लेने आता हूं। आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी का कहना है कि इस बार जिला पंचायत में नए प्रतिनिधि देखने को मिलेंगे और चुनाव को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही सीएम धामी ने भर्ती घोटालों को लेकर कहा कि इस घोटाले की जांच की जा रही है। 25 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जितना भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जांच जब तक चलेगी, जब तक ये जांच यहाँ पर चल रही है, इस बीच अब गिरफ्तारी का दौर भी जारी है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जो भी रसूख वाला व्यक्ति होगा, जितना भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उन सभी की गिरफ्तारी होगी। जो कि आपको बता दें कि आज हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और सीएम धामी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। कई ऐसे विषय जिसको लेकर यहाँ पर मीडिया के सामने उन विषयों को रखा और मीडिया के तमाम सवालों के जवाब दिए। और सीएम धामी जब यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे सीएम धामी और इसी के साथ यहाँ पर आशीर्वाद लिया शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर जी का। हमने कहा है कि सभी भी जो भी भर्ती पे घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों की जांच चल रही है और उस पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी के तार किसी से जुड़े हो क्यों ना हो, जांच उससे प्रभावित नहीं होने वाली है। और अंतिम व्यक्ति जब तक इस घोटाले में जो लिप्त होगा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। और जिस जिस संस्थाओं में भी जहां भी गड़बड़ी हुई है और उन सभी संस्थाओं पर जांच चल रही है। कल आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में जो हुआ था 15-16 की जो भर्ती में, उसकी जांच भी विजिलेंस को दे दी है
जहाँ जहाँ जैसी जैसी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और हमारे बेटे बेटियों को आने वाले समय में जो भी वो एग्ज़ाम दें, वो इस विश्वास के साथ एग्ज़ाम में जाएंगे कि वो अगर उसमें उनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, तो कोई शक्ति उनको रोक नहीं पाएगी। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसलिए इस पर कड़ा रूख, और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और उससे अन्य भी जो धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो समाज हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है, और हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, और उनके आशीर्वाद से हम लोग जो भी अपने काम कर रहे हैं उन सब कामों में लगे रहते हैं, और समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में सभी चर्चाओं पर हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मुख्यमंत्री के कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। लोगों से मुलाकात की सीएम धामी ने। इस दौरान हर जगह से लोग आए हुए थे और साथ ही सीएम धामी ने बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से भेंट की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं से अवगत होते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जब यहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे देहरादून में, तो इस बीच यहां पर तमाम लोग अपनी तमाम समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे और कई तरह की समस्याओं को सीएम धामी ने बाकायदा सुना, और जो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और जो तुरंत हो सकती थी, उसको तुरंत हल करने के निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए। और ये विश्वास जागा है लोगों में कि किस तरह से उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के द्वारा सुना जा रहा है, और जाहिर तौर पर जो समस्याएं सीएम धामी के द्वारा सुनी जा रही हैं, उन समस्याओं का जल्द ही समाधान देने का जो भरोसा है उन लोगों को भी दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पहाड़ी अंजीर कहे जाने वाले बेडू यानी कि हिमालयन फिग का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ प्रशासन के द्वारा बेडू के उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन एवं खनिज और वनस्पतियों के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, और साथ ही सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और कहा, वास्तव में बेडू स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है और जिसके माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा अनेक रोगों का शमन किया जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ श्री आशीष चौहान से फोन पर बात की। इस सराहनीय पहल के लिए जिला प्रशासन और जनपद वासियों को बधाई दी। जिला प्रशासन के सहयोग से पिथौरागढ़ में बेडू से जूस, जैम, चटनी, अचार और अन्य सामग्री जो कि बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात में पीएम ने जल के संरक्षण और संवर्धन, कुपोषण मुक्त भारत के लिए कुपोषण मुक्ति के प्रयासों के साथ ही साथ इसके लिए जागरूकता, मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की बात कही। इस दिशा में राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य करेगी। देहरादून विधानसभा स्थित कक्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी बहनों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है और साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से दिए गए ज्ञापन के ऊपर भी विस्तार से चर्चा की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो खर्च आता है वो नहीं मिल पाता है, और जिसके संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि दूध, केला, अंडा के ट्रांसपोर्टेशन में कितना धन व्यय होगा, जिसके प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आंगनबाड़ी बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो पाए। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा समय समय पर अवगत कराया जाता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं उनका किराया उन्हें नहीं मिल पाता, तो ऐसे भवनों का किराया जो कि साल 2021-22 का रुका हुआ है वो 1 से 2 माह में दे दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं से संबंधित विषय पर बात करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आवेदन के दौरान आयु सीमा में छूट की बात कही जाती रही है और जिसे लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
शासनादेश हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में यह विषय कैबिनेट में हम लेकर आएंगे। महालक्ष्मी किट से भी हम आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ना चाह रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव जो है विभाग की ओर से तैयार हो चुका है और वह भी बहुत जल्द कैबिनेट में आके महालक्ष्मी किट से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो हैं इससे जुड़ने का काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त एक हम लोगों की कोशिश है, जिस प्रकार से हम दूध, केला, अंडा हमारे 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से देना सुनिश्चित करते हैं। हमारी तैयारी है कि आने वाले समय में जो हमारे 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि इसमें छूटे हुए हैं, उनको भी जो है इस दूध, केला, अंडा यानी कि बाल प्लास योजना से और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से हम लोग जोड़ने का काम करें। उसकी भी प्रस्ताव के निर्देश दिए हैं कि वह भी जल्दी तैयार कर जो है कैबिनेट में लाने का काम करें। नंदा गौरा योजना के लिए भी हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को उससे जोड़ने के लिए उसका भी प्रस्ताव जो है तैयार करने का निर्देश विभाग को दिया है। प्रस्ताव लगभग शासन स्तर पर है, जैसे ही मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में उसको भी कैबिनेट में लाकर आंगनबाड़ी बहनों को नंदा गौरा से जोड़ने का काम करें। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर जनपद चंपावत में टनकपुर बनबसा के छीनी घोट ग्राम सभा के ग्रामीणों और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने सीएम धामी का आभार जताया। आबूदादी की ग्रामीणों ने बनबसा स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। आबूदादी की छीनी घोट ग्राम सभा के ग्रामीण काफी लंबे वक्त से सड़क पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और वहीं जब ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बनबसा पर पहुंचकर अपनी आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया, प्रशासन को निर्देश दिए। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बंद किए गए रास्ते को खुलवाया। वहीं रास्ता खुलने और सुचारू होने से खुश होकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। ये रास्ता बंद था बहुत साल से हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री के ऑफिस आने से ये हमारी जल्दी कार्रवाई होगी, इसलिए उनका हम बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस काम से बहुत पसंद खुल गई, अभी पूरी तरह नहीं खुली है, आधी और बची है जो इसको लिंक रोड पर जोड़ना है, इसलिए वो काम भी अगर काम चल रहा है, काम हो जाए तो आभार व्यक्त करते हैं और आगे को काम करने का प्रयास करेंगे। हम लोग भी उनके साथ, वो हमारे साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा है। हम उनके आभार व्यक्त करते हैं बहुत। हमारे गांव में एक बहुत पहले रोड बनी हुई थी, 14-15 साल पहले, जिसमें लोगों ने अतिक्रमण करके रोड बंद कर दी थी, जिसमें 25-30 परिवारों का रास्ता बंद हो गया था। काफ़ी प्रयास किया गया, हम 1 साल से इसमें संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब हम ये मुख्यमंत्री कार्यालय बनबसा में आए और यहाँ बैठे तमाम ये कर्मचारियों का हमें सहयोग मिला और फिर यहाँ पर ब्रजवाल सर से मिले और उन्हें तुरंत आदेश करके तुरंत इसमें कार्रवाई हुई और अतिक्रमण हटा के रोड खोला गया। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब से यहाँ पर चंपावत विधानसभा चंपावत में पधारे हैं, तब से छीनी गोट की अन्य समस्या यहाँ पर आई थी, अन्य ग्राम पंचायतों की। तो छीनी गोट की समस्या काफ़ी लंबे समय विवादित थी, खासकर रोड के संबंध में। वो दुरुस्त एरिया था पूरा क्षेत्र का, उसमें काफ़ी विवाद चला था बीच में जगह जगह। तो उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अंतर त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान हो गया। आज सभी छीनी गोट के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता यहाँ पर पहुँचे थे। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद एवं आभार। देश के 89 जनपदों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार को मिला है और कृषि और जल संसाधन थीम के बाद अब आधारभूत संरचना के मामले में भी हरिद्वार जिले में अव्वल आकर देश भर में उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहले घोषित किया और इसी कड़ी में धर्मनगरी को पुरस्कार मिलने पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शासन और प्रशासन को प्रोत्साहन किया। शिक्षा, चिकित्सा और कृषि की आधारभूत संरचना श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने पर हरिद्वार ने देश भर में 89 जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया और देश के 112 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हरिद्वार के विकास कार्यों की समीक्षा का दायित्व सौंपा था और केंद्रीय मंत्री की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अब नीति आयोग ने संरचना थीम हरिद्वार को पहले स्थान से नवाजा जा रहा है। पुरस्कार के रूप में हरिद्वार को 3 करोड़ दिए जाएंगे और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हरिद्वार
शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की कनेक्टिविटी और पेयजल में बेहतर कार्य कर रहा है और ऐसे करते हुए जल्द हम विकसित जिलों में शामिल होंगे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हरिद्वार जो देश के सभी आकांक्षी जिले हैं उसमें नंबर 1 आ रहा है और बहुत तेजी से हरिद्वार विकास के पथ पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आकांक्षी जिलों में, जिसको यदि दूसरी भाषा में कहेंगे तो जो पिछड़े जिले थे, हमारा हरिद्वार जैसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत यहाँ गरीबी थी, परेशानियाँ थी, स्वास्थ्य से लेकर पेयजल से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उनसे भी बहुत लंबे समय से वंचित था। अब जिस तेजी से काम हुआ इस बीच इन 5 सालों में, आज मेरा हरिद्वार जिला आकांक्षी जिलों में, जो देश के समस्त आकांक्षी जिले थे उनमें विकास किया और जिसने बहुत कम समय में अपनी प्रगति के आयाम को स्थापित किया वो नंबर 1 जिला हो गया। मैं जिले की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि जिस टीम भावना से आकांक्षी जिले को आगे बढ़ाने की दिशा में, विकसित करने की दिशा में प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के काम किया है। ये ऊधम सिंह नगर के किच्छा में उस वक्त हड़कंप मच गया। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में 3 बीघा जमीन और मकान के लिए पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। और आपको बता दें कि विगत 23 अगस्त को सिंह कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय दिलेर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक की पत्नी परमजीत कौर ने पुलिस को बताया कि दिलेर सिंह नशे का आदी था और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के भाइयों ने जांच की मांग की और मृतक के भाइयों ने परमजीत कौर और उसके बेटे सुरेंद्र सिंह पर दिलेर सिंह की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी मां पुत्र को गिरफ्तार किया, वहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, दिलेर सिंह है, ये राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास इसका घर है, जहाँ ये रहता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था और नशे का आदी था। ये अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम करना चाह रहा था। 3 बीघा ज़मीन, इसी पे रह के विवाद होता था इसके पत्नी के साथ। 23 तारीख की रात्रि को इसी बात पे विवाद हुआ। इन्होंने 1 हफ्ते से पहले ही उसको घर में रख रखा था और खाली कच्छा पहना के रखते थे। तो 23 तारीख को मारपीट करी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई मौके पे ही। और इन्होंने उसका कच्छा निकाल के जला दिया, उसको नहला धुला के फिर उसको चारपाई पे लेटा दिया और सुबह ये कह दिया कि वो जो है नशे का आदी था, गिर गया। इस पर 304 का मुकदमा लिखा गया। 304 का मुकदमा लिखा गया, जिसकी गहनता से जांच की गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया, उनके द्वारा उसकी पत्नी और उसके बेटे ने उसकी हत्या की है डंडे से मार पीट के। और पीएम की रिपोर्ट में भी काफ़ी चोटें आई। इससे उस मुकदमे 304 के मुकदमे को 302, 201 में तरमीम किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में अन्य भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके। ऊधम सिंह नगर के जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत सिरसा चौकी के निकट बड़ा हादसा यहां पर हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और जबकि दर्जनों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते उत्तराखंड और यूपी के पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जानकारी के अनुसार ऊधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु ग्राम उत्तम नगर स्थित बाबा बुढ़ा साहिब गुरुद्वारे में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। और आपको बता दें कि बाबा बुढ़ा साहिब गुरुद्वारे में प्रत्येक रविवार को विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बताया जा रहा है कि बहड़ी कोतवाली अंतर्गत सिरसा चौकी के निकट पीछे से आ रहे कैंटर ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुई घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और श्रद्धालुओं के साथ हुई घटना की जानकारी जब गुरुद्वारा कमेटी के पास पहुंची तो गुरुद्वारा कमेटी के दर्जनों सेवादार अपने वाहन लेकर मौके पर पहुंच गए और श्रद्धालुओं ने निजी वाहनों से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और घटना में करीब 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साथ ही लोगों की मौत हुई। फिलहाल मामले में जांच जारी है।
बसगर गांव के और उसके आसपास से कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। और जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। सामान्यतः जो सुशीला तिवारी गए हैं उनमें से एक की कंडीशन सीरियस है और जो बहेड़ी में है उनमें से भी एक की कंडीशन सीरियस है और जैसे भी इनकी कंडीशन होगी उस हिसाब से उसका इलाज करवाएं। उत्तराखंड के लाल कुआं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना क्षेत्र हल्दू चौड़ स्थित खड़गपुर गांव से लापता नाबालिग युवती का शव बरा के जंगल में बरामद किया गया और आपको बता दें कि युवती की गला रेत कर हत्या की गई। बता दें कि थाने क्षेत्र के हल्दू चौड़ा स्थित खड़गपुर निवासी खेम राम की 17 वर्षीय बेटी 3 अगस्त को अचानक घर से लापता हो गई थी और जिसके बाद परिजनों ने 4 अगस्त को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, जांच शुरू की, लेकिन लापता हुई नाबालिग युवती पुलिस को नहीं मिली। वहीं शनिवार की सुबह पुलिस ने किच्छावरा के पास जंगल में युवती का शव बरामद किया और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने हल्दूचौड़ चौकी में प्रदर्शन कर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं मामले में जांच जारी है। इसमें जैसे कि गांव वालों का, क्योंकि गांव की लड़की की वहाँ के गांव वालों ने इस तरह की मांग की है कि इस तरह की जांच होनी चाहिए। हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे और जो भी उसके पीछे जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि गांव वालों ने कहा, हमने उन्हें आश्वासन दिया है तो उन्हें हमें कुछ समय दिया है कि ठीक है आप अपनी जांच करिए और हम भी अपने उच्च अधिकारियों को बताएंगे कि इसमें अच्छी से अच्छी जाँच हो और जिसकी गलती हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कौमी एकता तो नहीं होगी, जो अगर कोई गुनहगार है तो आप किसी धर्म से मजहब से उसे नहीं जोड़ सकते। हाँ, लेकिन इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं हम कोशिश करेंगे कि जो है उन पर रोकथाम लगे और जितनी भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे जो कारण है उसके लिए भी लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि जो किराएदार सत्यापन है आप करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर अनजान लोग होते हैं इस तरह के जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो इस तरह के लोगों को हमें सूचना दें और जो संदिग्ध प्रकार के लोग हैं उनकी भी हमें सूचना दें और किराएदारों को अधिक से अधिक सत्यापन करवाएं ताकि हमें अपने एरिया के सब लोगों का पता हो। बहुत ही छोटी बच्ची और जो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी, वो आज 24 दिन पहले घर से कहीं चली गई और हमने 24 दिन पहले यहाँ के चौकी इंचार्ज को उसकी सूचना दी और गुमशुदगी भी लिखाई। उसके बाद बार बार इनसे हम फोन में संपर्क, दूरभाष के माध्यम से संपर्क में भी रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि चौकी इंचार्ज ने 24 दिन तक हमको ये कहते हुए गुमराह किया कि हमारी CDR नहीं आई है, CDR नहीं आई है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी पूछना चाह रहा हूँ, जब पुलिस को 24 दिन में CDR नहीं मिल रही है तो और लोगों को कैसे मिलेगी? और पुलिस ने इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूँ उसकी हत्या हुई, मर्डर हुआ, रेप हुआ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो जो होना था हो गया है, लेकिन हुआ कैसे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी चौकी इंचार्ज साहब ने हमको गुमराह किया है। इसलिए हमारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज को यहाँ से उसका निलंबित किया जाए, उनको यहाँ से उनको। पैगंबर टिप्पणी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद के बोर्ड सदस्य साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हैदराबाद के विधायक T राजा की गिरफ्तारी को गलत बताया और इसे हिंदुओं के साथ अन्याय कहा और साथ ही साथ उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की। दरअसल युवा जागृति विचार मंच के आमरण अनशन पर तीसरे दिन विश्व हिंदू परिषद की सदस्य साध्वी प्राची पहुंचे और हरिद्वार में बढ़ते नशे के कारोबार के रोकथाम के लिए युवाओं द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है और जिसमें भारी संख्या में राजनेता और साधु संत का आना जाना लगा हुआ है। इस मौके पर साध्वी प्राची ने हैदराबाद में हो रही T राजा की गिरफ्तारी को हिंदुओं के हितों के विरुद्ध बताया और पुलिस और प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई बताई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, T राजा को गिरफ्तार किया गया भाई, जो सर तन से जुदा हो के नारे लगा रहे, उनको फोन करके उनका सपोर्ट किया जा रहा है, उनको छुड़वाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ये सरासर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, T राजा को गिरफ्तार किया गया, फारूकी को कब गिरफ्तार करेंगे? और ये जो ओवैसी रोज आग उगलता है, ये कब गिरफ्तार होगा? आखिर ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। T राजा को गिरफ्तार किया गया है ना, सर तन से जुदा करने वालों का समर्थन करने वाला ओवैसी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। स्नो स्पाइडर ट्रैक और टूर के लीडर विष्णु सेमवाल और माउंट
सतुपंथ परिक्रमा एक्सप्लोरर टीम को आज उत्तरकाशी डीएम अभिषेक रोहिला ने फ्लैग ऑफ किया। इस टीम का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तरकाशी जिले की जो पर्वत श्रृंखला जो आज तक अछूती है उसे खोजकर पर्यटकों के लिए खोला जा सके। आपको बता दें कि माउंट सतुपंथ की ऊंचाई 7075 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला को कई पर्वतारोहियों ने कई बार चढ़ाई की यहाँ पर, और इस बार स्नो स्पाइडर ट्रैक एंड टूर के लीडर विष्णु सेमवाल सतुपंथ पर्वत श्रृंखला के पीछे वाला हिस्सा से जहां स्वधंद ग्लेशियर पार करने की कोशिश करेंगे, जिसे आज तक किसी पर्वतारोही ने पार नहीं किया। सतुपंथ पर्वत की पूर्वी छोर की ऊंचाई 2068 आंकी गई और जिसे ये टीम पहली बार पार करने वाली है। इस टीम का उद्देश्य है कि उत्तरकाशी जिले की पर्यटक की दृष्टि से और बढ़ावा इसे मिले। नए नए ट्रैक मिलने से भारी मात्रा में पर्यटक उत्तरकाशी जिले की ओर आकर्षित हो पाए। खबर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से है, जहां पर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में पीपीपी मोड पर संचालित सीएचसी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया और आपको बता दें कि गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत चपोली पट्टी तोली बनगढ़ निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी सरिता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर बीती रात से सीएससी बागी प्रसव के लिए लाए थे और अस्पताल के डॉक्टर ने बिना जांच किए महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस बीच महिला ने गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला का केवल ब्लड प्रेशर जांचा गया और फिर महिला को बिना परीक्षण किए हायर सेंटर श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया, जिससे अस्पताल गेट तक आते आते महिला को प्रसव हो गया। और इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजना गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट सीएमओ को भेजी गई और जिसकी जांच अब चल रही है। जब उन्होंने पेशेंट को बाहर निकाला तो पेशेंट ने मेरे से कहा कि मुझे बाथरूम लगा हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि जाओ आप बाथरूम में जाओ। बोलने लग गए कि नहीं नहीं ये तो मना कर रहे हैं कि यहाँ पे मत जाना बाथरूम क्योंकि जोर पड़ेगा। तो दर्द के दौरान मुझे लगता है कि कुछ जोर देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले जो नॉर्मल डिलीवरियाँ घर पे होती थी उसी प्रकार से होती थी। तो मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं रखता इन चीज़ों के बारे में, पर मैं ये कहता हूँ कि वो बाथरूम में गए और जैसे ही बाहर आए तो उनको तेज़ दर्द हो गया। तब तक 3:30 के समथिंग हो गया था ऐसा कुछ, और उन्होंने ओपीडी के सामने जो काउंटर है, काउंटर के सामने वाले गेट को पकड़ा और वहीं पे ज़्यादा दर्द के कारण चिल्लाने लगे कि मेरे को हॉस्पिटल मत ले जाओ, यहाँ से दूसरी जगह मैं यहीं रहूँगी। और इतने बोलते बोलते उनका बच्चा हो गया। तो बच्चा जो हुआ वो उनके सलवार के बाजू में घुस गया था और वो चिल्लाने लग गया कि बच्चा हो गया, लेकिन हम समझे नहीं। उन लोगों ने बताया यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ से कोई मतलब 5-10 मिनट के लिए अंदर लिया, तो फिर वहाँ के बाद कहते तुम यहाँ से दूसरी जगह रेफ़र करो। बोलते यहाँ नहीं होगी डिलीवरी, तो बोलते बड़े हॉस्पिटल के लिए वो करना पड़ेगा। तो फिर जब तक हमने बोला तो फिर ऐसी कारण में वो गेट पे ही हो गई थी डिलीवरी। अच्छा, आपके पास कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स सब थे? हाँ सर, सब थे हमारे पास। वो थे वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, सब थे, कागज को तो थे, आशा थी हमारे साथ में। नमस्कार दोस्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख